हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोगों को कंप्यूटेशन में आगे परक्यूजिट्स में पढ़ना है। 2 दिन से हम लोग परक्यूजिट्स ही स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटेशन में फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न, द सेकंड पॉइंट इज अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अभी हम लोग परक्यूजिट्स पे ही चल रहे हैं। परक्यूजिट्स में कुछ पॉइंट्स रह गया था जो हम लोग आज कवर करेंगे। तो परक्यूजिट्स में देखो हम लोग ने क्या क्या देखा। परक्यूजिट्स में हम लोग ने देख लिया रेंट फ्री एकोमोडेशन, कि रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है ना। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रेंट फ्री एकोमोडेशन के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम। हाँ, अगर वो स्पेसिफाइड डिजीज है अगेंस्ट एग्जाम्प्ट है। अगर आपका हॉस्पिटल किसका है, एम्प्लॉयर का है, तो भी एग्जाम्प्ट है ना। और अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जमा कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, चाहे आपका एम्प्लॉयर दे रहा हो डायरेक्टली या फिर आपने परचेज किया और कंपनी ने रिम्बर्स किया, तब भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। लेकिन ध्यान रहे अदर केसेस में क्या होता है, 15,000 तक एग्जाम्प्ट होगा और उससे ऊपर अगर कंपनी ने आपका रिम्बर्समेंट किया तो वो टैक्सेबल होगा। जैसे ना तो कंपनी इसका हॉस्पिटल है, ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का है, ना तो स्पेसिफाइड डिजीज़ है ना। स्पेसिफाइड डिजीज़ के अलावा कोई भी अगर अपने इलाज कराया और उसका कंपनी ने पेमेंट किया, मान लो 25,000 रुपये, तो 15,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 10,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। तो ये सब लोगों को क्लियर है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस डन डायरेक्टली बाय द कंपनी या तुमसे करवाओ, तुम रिम्बर्स करा लो, तब भी एग्जाम्प्ट होगा। इन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल है तो एग्जाम्प्ट है, प्रिस्क्राइब डिजीज़ है एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर केस में कितना एग्जाम्प्ट होगा, 15,000 तक। फिर ये सब हम लोगों ने स्टडी किया था मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो आपको पता है यहाँ पे आरबीआई आ जाती है, आरबीआई बताती है कितने लिमिट तक एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। अब अगर लोन की बात हो रही है, अगर तुमको कंपनी लोन दे रही है ना, तो कंपनी ने अगर तुम्हें कोई लोन की फैसिलिटी दी है 20,000 रुपये तक, अगर तुम अगर कंपनी से लोन लेते हो तो एग्जाम्प्ट है सर, नॉट टैक्सेबल, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर, और हाँ एक और चीज़, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के ले लिए हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़, फैमिली मेम्बर में किसी को भी स्पेसिफाइड डिजीज़ हो, चाहे खुद को क्यों ना हो, उस केस में जितना भी होगा पूरी तरह से एग्जाम्प्ट, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। लेकिन अदर केस है तो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या माना जाता है, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपैरिजन किया जाएगा कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपकी कंपनी कितना आपसे ले रही है। अगर एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और आपकी कंपनी आपसे 8% ले रही है, तो 4% का तो फ़ायदा हुआ ना। दिस इज़ पर्सनल बेनिफिट, यही आपकी परक्यूजिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज 1 लाख का लोन है तो 4% का फ़ायदा हुआ ना, 4,000 का, यही आपकी सैलरी में ऐड होगा, 4,000। अब देखिए यहाँ पे ये सब हो गया था। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अगर कंपनी ने दे रखी है, कंपनी ने अगर क्रेडिट कार्ड दे रखा है एम्प्लॉय को, है ना, अगर वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज़ है तो नॉट टैक्सेबल। अगर सर ऑफिशियल पर्पज़ है तो पर्सनल बेनिफिट हुआ कहाँ। लेकिन अगर कंपनी ने कहा नहीं नहीं, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो पर्सनल क्रेडिट कार्ड, अपने लिए भी कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हो, वो अलग बात है, बाकी वो पेमेंट हम सैलरी से आपके काट लेंगे। तो ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दिया तो ठीक है, सॉल्व था। फिर मेरे लिए पर्सनल बेनिफिट क्या हुआ, उस कार्ड का मेंबरशिप फीस कौन दे रहा है, कंपनी। एनुअल फीस कौन दे रहा है, तुमने एड ऑन कार्ड ले रखा, उसके भी फीस किसने दिया, कंपनी ने। तो वो सब जो है ना फीसेस, वो फीसेस जो कंपनी दे रही है वही तुम्हारे लिए बेनिफिट है, वही तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। ठीक है। फ्री क्लब मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉयज़, कभी कभी कंपनीज, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ का क्लब मेंबरशिप करा देती है। क्लब मेंबरशिप मैंने आपको बताया था, जैसे फॉरेस्ट क्लब है, गोरखपुर क्लब है, ये सब क्लब्स हैं ना, नेपाल क्लब है। तो इन सब क्लबों में क्या होता है, वो क्या करते हैं, इन सब क्लब में मेंबरशिप करा देती है। हम्म। जब इन सब क्लब में वो मेंबरशिप करा देती है तो उससे होता क्या है, अगर वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, किसके लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो सर नॉट टैक्सेबल है। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल कर, कंप्लीट डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मिलना चाहिए कि वो क्लब मेंबरशिप मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ऑफिस के ही काम के लिए दिया गया है। भाई ये सब फॉरेस्ट क्लब में जानते हो कितना मेंबरशिप फीस होती है, सब मेंबरशिप ही फीस में हो जाती है 80-90 हज़ार रुपये, मेंबरशिप फीस है। पॉइंट समझे। फिर हर साल रिन्यूअल होता है वो अलग। हम्म। हम्म। हम्म।
अब ठीक है जो भी हो, तो दैट मीन्स ये सब होता क्या है, ऑफिशियल पर्पस, ध्यान रहे। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर कहा गया नहीं आपको भी अपनी फैमिली को एंजॉय करने जाना है तो अपना जा सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, अदर पर्पस है फैमिली के लिए, तो अमाउंट स्पेंड एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, एम्प्लॉयर जितना भी खर्चा करेगा वो पूरी तरह से आपकी सैलरी में क्या होगी, ऐड होगी। और अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ चार्ज कर लिया गया है उसके लिए तो माइनस कर लेना, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन था, मैंने कहा था खुद से स्टडी करेगा। बेसिक सैलरी 40,000 है, कंपनी ओन्स क्लब वेयर एम्प्लॉय गेट फ्री यूज़, कंपनी का खुद का क्लब है, कंपनी ने कहा चलो ठीक है तुम्हारा उसमें मेंबरशिप कर दे रहे फ्री में। कॉस्ट ऑफ रनिंग द क्लब पर मेंबर के ऊपर कंपनी का खर्चा कितना आता है, 2,000। फीस चार्ज फ्रॉम द मेंबर्स, मेंबर से कितना लिया जाता है, 3,000। लेकिन तुम तो एम्प्लॉय हो ना, तो तुमको हम कॉस्ट पे देंगे 2,000। हाउएवर द एम्प्लॉय कैन यूज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एम्प्लॉय से हम कुछ भी पैसा नहीं ले रहे हैं। ये 2,000 रुपये पर मंथ होता है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो 40,000 तो उसकी सैलरी है, 2,000 पर मंथ का तुम मेंबरशिप फीस भी दे दे रहे हो उसको फ्री में, तो 12 दूना 24,000 ये भी हो गया। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। तो 12 चौक 48, 4,80,000 प्लस 24,000, दोनों जोड़ लो, ये आपकी टोटल सैलरी हुई। यहाँ देखो सॉल्व किया होगा, परक्यूजिट की वैल्यू पूरी 24,000 है, सही है। अगर इसके क्लब फैसिलिटी के लिए पूरी तरह से फ्री नहीं होता, तुम्हारी सैलरी से 500 रुपये काटा गया होता, तो 2,000 की चीज़ 500 रुपये में दी जा रही है, फ़ायदा कितने का हो, 1,500। 1,500 मल्टीप्लाई बाई 12, 18,000 रुपये आपके परक्यूजिट की वैल्यू हुई, सही है। फिर तीसरा केस, सपोज एम्प्लॉय एंड हिज वाइफ हैज़ ज्वाइन द हेल्थ क्लब एंड दे पे 3,000 ईच, है ना, 6,000 फॉर बोथ। एज पर द कंपनी पॉलिसी दे क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ द सेम ऑफ, क्या है, मैक्सिमम 5,000। कितना रिम्बर्स करा ले रहे हैं, इस बार कंपनी का नहीं है क्लब, कहीं और क्लब है, तो कंपनी ने कहा ठीक है क्लब में मेंबरशिप ले लो, जो भी फीस होगा कंपनी रिम्बर्स कर देगी। ये लोग ज्वाइन किए 3,000 पे, 6,000 रुपये देते हैं, लेकिन कंपनी से रिम्बर्समेंट कितना मिल जा रहा है, 5,000 का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 5,000, एनुअली कितना हो गया, 60,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ कंपनी ने पे कर रहा है ना, कंपनी का तो जो कॉस्ट पड़ रहा है वही आपके लिए क्या हो गया, परक्यूजिट की वैल्यू है, 60,000 पूरा। फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कंपनी कई बार क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह के कुछ और ऑप्शन देती है, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कुछ शेयर दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, अभी पीछे पढ़ा तुमने, हायर एजुकेशन में असिस्टेंस दे रहा है कि तुमको एमबीए करना है या कुछ और भी करना है, विल हेल्प यू, या फिर आपकी फैमिली को करना, विल हेल्प यू। कार एंड कैब फैसिलिटीज़ देना आने जाने के लिए, एक्सेस टू हेल्थ क्लब की फैसिलिटीज़ देना। ये सब क्यों देती है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉय मोटिवेट हो, लॉन्ग टर्म गुडविल के लिए, कि अपनी कंपनी से वो जुड़ा रहे एम्प्लॉय, जल्दी छोड़ के ना जाए, है ना। सो और क्या होता है, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, कई कंपनी क्या करती है, अपनी एसेट्स, मूवेबल एसेट्स को यूज़ करने के लिए देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी ज्वाइन किया, लैपटॉप आपको मिल गया, तो लैपटॉप मिल गया तो ये क्या है सर, तो कंपनी अपना लैपटॉप आपको यूज़ करने के लिए दे रही है, आप घर भी ले जा रहे हो, लेके आ रहे हो, है कि नहीं। अभी जैसे हमारे जो स्टूडेंट जो नहीं ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में हुए हैं, तो आठों बच्चों को आठों लैपटॉप, भाई उन लोगों को लैपटॉप दिया गया ना कंपनी को। और लैपटॉप ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ ऑफिस में रखना है, नहीं, वो लेके जाते हैं घर भी। और पता है क्लोजिंग होता है तो काम भी करवा लेते हैं घर पे बैठे बैठे बच्चे बेचारे काम करते हैं, है ना। तो इन द सेंस क्या है, तो ये क्या है, घर पे लैपटॉप क्यों ले जाने के लिए दिया है, कभी भी तुमसे रिपोर्ट मांग सकते हैं, कभी भी काम करवा सकते हैं, अच्छा जरा ये जरा रिपोर्ट, जरा ये वाउचर बना के जरा भेज देना, है ना। पॉइंट समझे कि नहीं समझे, सेल्स रिपोर्ट जरा बना के भेज देना मेरे को। तो ये सब क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर अगर कभी भी कोई कंपनी आपको देती है, ये पूरी तरह से क्या होता है, एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट होता है, इसका वजह जानते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज, सर पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं, कंपनी तो अपना काम करा रही है। अच्छा कंपनी ने मोबाइल भी दिया होगा ना, कंपनी की तरफ से मोबाइल मिलता है, पता है, और कहते हैं ये फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। तो इन द सेंस क्या है, वो भी तो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज़ है, तो पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो अगर फ़ोन दिया है, लैपटॉप दिया है, कंप्यूटर दिया है, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ओनली मूवेबल एसेट्स आर कवर्ड इन दिस प्रोविज़न, क्लियर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, और हाँ अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो ध्यान रखना, जो भी कंपनी ने आपको मूवेबल एसेट दिया है उसका कंपनी कितना रेंट देती है, या तो रेंट पे लिया होगा, या तो कंपनी खरीद के दे दिया हो तुमको, खरीद के दे दिया हो तो उसका क्या निकालो, 10%।
ठीक है। तो 10%, जैसे तुम्हारे घर पे एसी लगा दिया है, एसी यूज़ करने को तो हमने ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो 10%, उसकी कॉस्ट का 10%, 40,000 की एसी है, तो कितना सैलरी में ऐड होगा? 4,000। बस। साल में कितना ऐड होगा? 4,000। नहीं, अगर कटे, वैसे तो नहीं कटता है, अगर कट रहा है तो उसको माइनस कर लोगे। मान लो कितना कट गया, 500 रुपये काट लिया तुम्हारी सैलरी से, तो कितना ऐड होगा? 3500 ऐड हुआ ना। जो तुम्हें फ़ायदा हुआ वही तुम्हारी पर्सनल बेनिफिट है, वही तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। ठीक। अब क्या है, लैपटॉप देगा तो सब क्लियर ही है। फिर कंपनी ओन्स, अगर कंपनी ने जो एसेट दिया वो कंपनी का खुद का है, खरीद के दिया है, तो 10%। और अगर कंपनी ने रेंट पे लेके फिर तुमको दिया है, तो उसका जितना भी रेंटल कंपनी देती है वो तुम्हारी सैलरी में ऐड करेंगे हम। ठीक है। मान लो वही एसी लगाई है, हर महीना उसका 2,000 रुपये रेंट कंपनी देती है, तो साल भर का कितना हुआ? 24,000 रुपये। कंपनी पे कर रही है ना, किसके ऊपर खर्च कर रही है? तुम्हारे ऊपर। तो तुम्हारी सैलरी में ही तो ऐड होगा, तुम्हारी सैलरी का ही तो पार्ट हुआ। लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी से हर महीने क्या हुआ, 5,500 रुपये काट लिया इसी एसी लगाने की सुविधा में, कि ठीक है तुम्हारी सैलरी से हम हर महीना 5,500 रुपये काट लेंगे, बताओ एसी लगा दे? तो तुमने कहा हाँ सर लगा दीजिए। पॉइंट समझे? तो कितने पर यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 2,000 हर महीना कंपनी देती है, 500 रुपये तो काट ही ले रही है, तो फ़ायदा कितने का हो? 1,500। 1,500 मल्टीप्लाई बाई 12, 18,000 रुपये तुम्हारी सैलरी में ऐड करेंगे। पॉइंट समझे? इतने की परक्यूजिट है। अगला लिखा है ना, इसमें से लेस कर देना एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ वसूला जा रहा है तो। बाकी तो कोई एग्जांपल दिया है, द एम्प्लॉय प्रोवाइड द फॉलोइंग एसेट फ्री ऑफ यूज एट द कंपनीज, ये तो हम लोगों ने कल स्टडी किया था। क्यों ये स्टडी किया था? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, कई बार ऐसा होता है, इस बार यूज़ करने के लिए नहीं दे रहा, बेच ही दिया, तुम्हें दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, दे दिया तो गिफ्ट माना जाएगा, और अगर कुछ पैसा लेके दिया तो सेल माना जाएगा। तो कंपनी या तो क्या कर रही है, गिफ्ट दे रही है, या तो क्या दे रही है, गिफ्ट। गिफ्ट क्यों माना जाएगा? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और अगर सेल कब? जो आपसे कुछ पैसे ले रही है। जैसे कंपनी के कई बार ना चीज़ें पुरानी हो जाती है, एसेट पुरानी हो जाती है, उसको रिप्लेस करना होता है। तो रिप्लेस करना होता है, जैसे मान लो यहीं पे एसी अभी देखो हटाए हम, एसी हटाए तो भाई पुराना एसी गया ना आखिर में। तो पुराना एसी गया तो किसको दिया? सपोज करो किसी और को ना बेच के इसी एम्प्लॉय को ही दे दे। कितना ले लिया उससे? है ना, 5,000 रुपये में उसको दे दिया पूरा एसी। तो 5,000 में एसी दे दिया, तो जाहिर से बस उसको कुछ तो बेनिफिट हुआ ना, तो उसकी आखिर में परक्यूट की क्या वैल्यू हुई? मान लो उस एसी पे डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू अभी भी कितनी थी? 12,000। और उसके ऊपर हमने उसको कितने में दे दिया? 5,000 में। तो फ़ायदा कितने का हुआ उसको? ये उसकी सैलरी में ऐड होगा, पर्सनल बेनिफिट है ये। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? कंप्यूटर पुराने हो गए, अब हमें नए जनरेशन के कंप्यूटर्स चाहिए, तो ये सारे कंप्यूटर करें क्या? बेचेंगे तो कूड़े के भाव मिलेगा। बेटर विल भी अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते, वो भी खुश हो जाएंगे। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अब पता चला 10 ठो कंप्यूटर है, लेने वाले 22 ठो हैं या 25 ठो हैं, तो क्या करेंगे? तो कंपनी क्या करती है, लॉटरी निकालती है, सबका नाम चिट में डाल देगी, जिसका निकलेगा 10 ठो नाम निकालेगी, जिसका नहीं उसको दे देगी। पॉइंट समझे? मान लो 5,500 रुपये में कंप्यूटर दे दी, तो 5,500 रुपये में कंप्यूटर कौन नहीं लेना चाहेगा? सब लेना चाहेंगे। क्लियर? और पता है उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है? डेप्रिशिएशन के बाद उसकी वैल्यू 5,000 है, 5,000 की चीज़ तुमको 500 में मिल गई, कितने का फ़ायदा हुआ? ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। पॉइंट क्लियर? तो सिंपल है सर। सर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर तुमको ट्रांसफ़र कर रहा तो उसकी कॉस्ट प्राइस में कितना डेप्रिशिएशन लेस करना? 50%। वो भी किस मेथड से? WDV। अगर मोटर कार दे रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, तो उसकी कॉस्ट पे डेप्रिशिएशन काटना 20%, वो भी किस मेथड से? अदर एसेट के केस में कॉस्ट प्राइस में से फर्नीचर नीचे बचा, क्या फर्नीचर नीचे बचा? ये तो पुरानी अलमारी है, हटाना है यार, दे दो यार, जाने दो, नया खरीद लिया जाएगा, इसको हटाना ही है, तो किसी को दे दिया, तो 10% ऑप्शन लेस करो, लेकिन कौन से मेथड से? SLM। तो ये एग्जांपल दे रखा है कि द कंपनी परचेज 1 मई 2012 को लैपटॉप खरीदी 40,000 में, इट वॉज गिफ्टेड टू एन एम्प्लॉय, गिफ्टेड मतलब फ्री में दे रही है, 1 अगस्त 2014 को। अब हमें निकालना है परक्यूजिट की क्या वैल्यू है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर पहले निकालो, और वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स निकालो। तो ध्यान रहे, यहाँ पे क्या होता है, ईच कंप्लीटेड ईयर, ईच कंप्लीटेड ईयर। तो ये कितने साल हुए बताओ? 1 मई 2012 से, है ना? कब तक आएगा? बोलो। 1 मई 2012 से
30 अप्रैल तक होगा कि नहीं होगा? 30 अप्रैल हुआ ना, एक साल, फिर अगला साल, फिर 1 मई मतलब 12 से 13 हो गया, 13 से 14 हो गया, फिर 14 के बाद क्या है? अगस्त भी है। तो अगस्त कितना महीना हुआ? बोलो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीना और 2 साल 4 महीना। तो 2 साल 4 महीना कंप्लीटेड ईयर कितना माना जाएगा? 2 ही साल हुआ ना, तो 2 साल कंसीडर करोगे। अब इस पे डेप्शन निकाल दो। पहले साल का डेप्शन कितना होगा? 40,000 पे 20%, नहीं 20 ही है, 50 है। पहले साल 40,000 पे 50% लगा, 20,000 बचा। फिर अगले साल फिर 20,000 पे 50% लगा, 10,000 बचा। तो 10,000 का लैपटॉप तुम्हें फ्री में दिया गया, ये 10,000 तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, एज्यूमिंग दैट लैपटॉप वॉज सोल्ड एम्प्लॉय 6,000, मान लो 6,000 में दिया गया होता, गिफ्ट नहीं किया होता, तो उस 10,000 में से कितना माइनस कर लो, तुम्हारी सैलरी में 4,000 ऐड होगा। समझ गए ना सब लोग? सैलरी जैसे कि आपकी सैलरी में ऐड हो, मतलब मिले, ऑलरेडी हम दिए हैं तुम्हें लैपटॉप, अब क्या देंगे? मान लो तुम सैलरी कितना पा रहे हो, 20,000 महीना, तो 2,40,000 तुम्हारी सैलरी, प्लस जो तुमको हम लैपटॉप दिए हैं फ्री में, और सॉरी 6,000 ले करके, उसकी उसकी वैल्यू कितनी हुई? 6,000 रुपये। तो तुम्हारे 2,40,000 सैलरी हुई, प्लस 4,000 तुम्हारे लैपटॉप की वैल्यू जो हमने कंपनी ने तुम्हें दिया। तो तुम्हारी टोटल सैलरी कितनी हुई? 2,44,000। तो तुम्हें टैक्स कितने पे देना है? 2,44,000 पे टैक्स देना है। यानी कि 2,40,000 तो हमने तुम्हें नगद दिया, और 4,000 का मैंने तुम्हें सामान दिया फ्री में। ठीक है, तो वो जो दिया ना फ्री में, वो तुम्हारी सैलरी में ही क्या होगी? ऐड होगी। टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। परक्यूजिट तो काइंड्स में ही मिलती है सर। अब तुमको सर्वेंट की फैसिलिटी दे दिया, तुम्हारे घर में सर्वेंट आता है, साफ़ सफाई करता है, उसका सैलरी कौन देता है? कंपनी देती है। उसकी सैलरी कितनी है? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये कौन दे रहा है? तो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा। तुम्हारे ऊपर ही तो खर्च कर रही है, तो कंपनी तुम्हारे ऊपर जो भी खर्च करेगी वो तुम्हारी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो निकाला था 2 साल 3 महीना, 2 साल कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा, उस पर डेप्शन निकाला, पहले साल 40,000 पे, दूसरे साल 10,000 डेप्शन। समझ में आ गया? ये तो आप लोग को है क्लियर। परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड, कुछ ऐसे परक्यूजिट होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय समझ रहे हो? या तो तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, या तो तुम कंपनी में डायरेक्टर हो, या तो तुम कंपनी में 20% वोटिंग राइट्स रखते हो। 20% क्या? वोटिंग राइट्स। या फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। समझ रहे हो? तो ऐसे में आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो दीज प्रोविजन कवर 5 परक्यूजिट विच इज़ आइदर में मॉनेटरी और नॉन, चाहे वो मॉनेटरी के रूप में हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो। सर मॉनेटरी कैसे परक्यूजिट हो सकती है और नॉन मॉनेटरी कैसे हो सकती है? परक्यूजिट भी ज़्यादातर तो इन काइंड्स होता है सर, मॉनेटरी कैसे हो सकती है? इफ़ दे आर मॉनेटरी दे आर टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय। अगर पैसा दे रहे हैं किसी तरीके से भी, पूरी तरह से टैक्सेबल है, चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन स्पेसिफाइड हो। लेकिन अगर किस रूप में दिया जा रहा है, इफ़ दे आर नॉन मॉनेटरी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी है। जैसे फ्री डोमेस्टिक नॉन मॉनेटरी कैसे दिया जाता है? तुम्हारे यहाँ सर्वेंट की फैसिलिटी दे दिया, और उसका पेमेंट, जैसे गार्डनर है, गार्डनर लिखा है, गार्डनर है, स्वीपर है, वॉचमैन है, ये सब लगे पड़े। नहीं होता कुलपति आवास चले जाओ जी, कुलपति आवास चले जाओ, डीएम बंगला चले जाओ, तो पहले तो गेट कीपर वहाँ पे गार्ड रहेगा, हाँ क्या है, किससे मिलना है, ना 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 साहब खाली नहीं है, अपॉइंटमेंट लिए नहीं है, यही भगा देगा। तो गार्ड जो लगा पड़ा है, जो दिन भर वहीं बैठा रहता है ना, तो वो क्या है सर? उसको पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, कंपनी दे रही है, जो भी दे रहा है ना? फिर इसके बाद अंदर देखो, उतना बड़ा गार्डन उसका रहता है, खूब बड़ा सा, डीएम बंगला कुलपति आवास में जाओ ना, बहुत बड़ा, सब लगे रहते हैं दिन भर, खच्चर खच्चर ऐसे कैंचिस काटते रहते हैं, सब साफ सफाई करते रहते हैं। गार्डन साफ सुथरा रहना चाहिए भाई। तो गार्डनर लगा हुआ, उसको पैसा कौन दे रहा है? डीएम साहब दे रहा है, कुलपति जी दे रहे हैं? ना ना ना। स्वीपर, घर में स्वीपर लगा हुआ है, साफ सफाई हर चीज़ पूरा, उतना बड़ा भी बंगला दिया हुआ है तो साफ सफाई अब डीएम साहब से ना झाड़ू लगाएंगे। पॉइंट समझे? तो इन सब की सुविधा दिया जाता है भाई, जो बड़े ओहदे पे लोग होते हैं। आखिर में परक्यूजिट है किसके लिए? कुछ पे किनको दिया जाता है क्या? पुलिस में गाड़ी सबको दे दिया जाता है?
नहीं दिखाता है। अजय देवगन सिंघम गाड़ी लेके आ रहा है, कार। तो जो जीप जो है वो किसने दिया? पॉइंट समझिए, गवर्नमेंट की जीप होती है, कार होती है, जो भी दिया है उन्होंने दिया ना, उन्हीं की गाड़ी नचना चाहता है चारों तरफ। उसका क्या है, उसका होता तो नचाता, नहीं नचाता। अपनी गाड़ी को नचाएगा टूट जाएगा तो नचा रहा है, कहीं गवर्नमेंट है, पैसा दे रही गवर्नमेंट का है, नचा दे। पॉइंट समझे? तो ये सिंपल सी बात है। तो ये सारी सुविधाएं जो है ना, ये सारा जो खर्चा है कंपनी उठा रही है, गवर्नमेंट उठा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है या कंपनी उठा रही है। तो गार्डनर, स्वीपर एंड वॉचमैन, इन सब का पैसा कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है, आपको 1 रुपया नहीं देना है। तो आखिर में उनके ऊपर खर्चा मान लो कंपनी कर रही है हर महीने 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया किसकी सैलरी में ऐड करेंगे? तुम्हारे ऊपर ही तो खर्चा हो रहा है, तो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। सोचो, उनको जो दे रहे हैं वो पैसा तुम्हारी सैलरी में क्यों ऐड हो रही है? आप ही के लिए आप लगाए पड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं हम तुमसे ये कि ऐसा करो, तुम गार्डनर रख लो, तुम खुद ही स्वीपर रख लो, तुम खुद ही वॉचमैन रख लो, और जो भी पैसा देना कंपनी से रिम्बर्स करा लेना। पहले पेमेंट तुम करोगे उनको, और फिर बता देना कितना कितना दिए, और फिर कंपनी तुम्हें वो पैसा कैश दे देगी। तो इसको कहते हैं मॉनेटरी परक्यूजिट। रीइंबर्समेंट जब हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी परक्यूजिट। और अगर रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा है, कंपनी डायरेक्टली दे रही है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। आपको थी ना कैश मिल रहा है। तो अगर नॉन मॉनेटरी है तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है। मॉनेटरी परक्यूजिट है तो चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या नहीं हो, सबके लिए टैक्सेबल है। तो आपको क्या लगता है, ये डीएम कुलपति इन लोग की सैलरी 50,000 से नीचे होती होगी? नहीं सर, ऊपर होती होगी। तो दे आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो चाहे उनको मॉनेटरी मिले चाहे नॉन मॉनेटरी, टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है और आपको इस तरह की सुविधाएं मिली हैं, अगर मॉनेटरी मिलेगा तभी आपकी सैलरी में ऐड होगा, नॉन मॉनेटरी मिलेगा तो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एट एम्प्लॉयज़ होम। जैसे तुम यूपीपीसीएल में ही काम ही करते हो, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, तुमको बिजली फ्री मिली हुई है, तुमसे बिजली नहीं लिया जा रहा है कॉस्ट। अब तुम्हारी सैलरी कितनी है? 22,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, है ना? तो 50,000 से कम है ना सर? अब बताइए, आपके लिए परक्यूजिट नॉन मॉनेटरी है तो आपकी सैलरी में ऐड होगी नहीं। लेकिन मान लो तुम यूपीपीसीएल में नहीं काम करते हो, तुम किस में काम करते हो? तुम काम करते हो सपोज XYZ कंपनी ने, और XYZ कंपनी ने तुमसे कहा है कि जो भी तुम्हारा बिजली का बिल होता है कंपनी विल पे। तो तुम क्या करते हो? पहले बिजली बिल अपनी जेब से जमा करते हो, फिर बिल कंपनी को दिखाते हो, कंपनी उसको रिम्बर्स कर देती है। तब वो क्या तुम्हारे लिए टैक्सेबल है? जी हाँ, अगर रिम्बर्स करेगी तो टैक्सेबल होगा। अगर नॉन मॉनेटरी होता तो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 20,000 से कम है, तुम स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं हो। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी दो एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रेन, अगर 1,000 से ज़्यादा है। हम्म। अब ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, तुम्हारे लिए एक ही देगा ना सर, गवर्नमेंट तो इन्हें इतना इतना भी नहीं, कंपनी आपके लिए वो है। जैसे होता है ना, तुम रोडवेज में काम कर रहे हो तो तुमको पास मिलता है ना, तुमको तुम्हारी फैमिली जा सकती है, पता नहीं सर रिलेटिव को भी दिला दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सिर्फ तुम्हारे लिए पास फ्री है। रेलवे के कर्मचारियों को पास मिलता है ना, तो कहीं भी जाते हैं उनको कोई अलग से नहीं देना पड़ता। तो उतना खर्चा उठा रही है ये तुम्हारे लिए, उसमें हालांकि वो परक्यूजिट पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में ऐड नहीं होती है उस केस में, रेलवे के केस में और रोडवेज के केस में। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज द चिल्ड्रंस। जैसे तुम क्या हो, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तुम्हारा ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है, तो बच्चे को भी इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो तुमको केंद्रीय विद्यालय में कहा कि केंद्रीय विद्यालय होता है किसके लिए ज़्यादातर, उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी कर्मचारियों के। तुम रेलवे स्कूल में रेलवे एम्प्लॉई हो, रेलवे स्कूल में तुम्हारी हो जाता है ना, रेलवे स्कूल है। तुम टाटा कंपनी में काम करते हो, टाटा कंपनी का बिजनेस स्कूल है ना? टाटा की रेल है, बहुत सबके स्कूल चलते हैं, है कि नहीं है? अरे छोड़ दो ना, तुम किसी प्राइवेट कंपनी में ही तुम मान लो टीचर हो, प्राइवेट स्कूल के ही टीचर हो, और उसी प्राइवेट स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो हो सकता है उस स्कूल ने ये फैसिलिटी दिया होगा, ठीक है आपका एक बच्चा या दो बच्चा पढ़ सकता है, उसके कोई फीस नहीं लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूल वाले भी ये फैसिलिटी देते हैं। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो उस केस में क्या होगा, अगर उस स्कूल की फीस कितने से अधिक है, 1,000 से अधिक है, और तुमको 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा है, हर महीने करीबन 1,500 1,800 रुपये फीस होती है, 2,500 रुपये फीस होती है, तुमको नहीं देना पड़ रहा है,
तो ऐसे में ध्यान रहे, आपको नहीं ना देना पड़ा। तो एक तरीके से कंपनी ने तुम्हें एजुकेशन फैसिलिटी दी है ना तुम्हारे बच्चों के लिए। तो ऐसे में नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट हुआ, क्या तुम्हारे लिए टैक्सेबल है कि नहीं है? नहीं टैक्सेबल है। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हो तब तो टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन स्पेसिफाइड हो टैक्सेबल नहीं हो। लेकिन सपोज करो कंपनी ने कहा है ऐसा करो, किसी भी स्कूल में पढ़वा लो, किसी भी स्कूल में पढ़वा लो। तुमने एडमिशन करा दिया विद्या मंदिर में, कितनी फीस है? 1800 रुपये जा रहा है हर महीना। और कंपनी पे कर दे, कंपनी कह रही ठीक है बिल दिखा देना रिम्बर्स कर देंगे, क्या कर देंगे? तो सैलरी में ऐड होगी कि नहीं होगी? होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर? अगला क्या है? तो यूज़ ऑफ मोटर कार। यूज़ ऑफ मोटर कार मतलब समझ रहे हो? तुमको कार की फैसिलिटी दिया है, हालांकि इसको पढ़ना है, या रीइंबर्समेंट ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस। रीइंबर्स कर दिया कि ठीक है कार का जो खर्चा है कंपनी विल पे। प्राइवेट जर्नी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंसेशनल रेट ऑफ द एम्प्लॉय एंड फैमिली। और रीइंबर्सर ये क्या होता है? प्राइवेट जर्नी क्या होता है? जैसे तुमको कहा कि ठीक है आप जा सकते हो कहीं भी घूमने घामने, जो भी खर्चा होगा कंपनी विल पे। तो ये तो रीइंबर्स करना होता है। एक होता है तुम्हारा पूरा टूर पैकेज ही कर देना, तुम्हारा पूरा ट्रिप का पैकेजिंग कौन पैकेज कौन कर दे रहा है? कंपनी कर दे रही है। तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट हुआ। और एक होता है कि जाओ घूम लो और जो भी बिल उल होगा लगा देना कंपनी बिल पे। समझ गए? जैसे तुम प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, बहुत सी कंपनीज में होता है कि ठीक है तुम्हारा ना, अगर तुमने, कई बार ऐसा होता है कि जैसे तुम 10 साल काम कर लिए कंपनी में, तो लॉयल्टी का गिफ्ट देती है कि कंपनी देगी 60,000 रुपये का तुम्हें गिफ्ट दे रही है। आने जाने का तुम देख लो, ये 60,000 तुम, मैं बस तुम्हें होटल में रहने का खाने का दे रहा हूँ। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो इसमें 5 स्टार होटल पकड़ोगे, जाहिर सी बात है, और कैसे खर्च 60,000 कैसे खर्च करोगे? और तुमको 60,000 मिला खर्चा करने के लिए, तो लो 5 स्टार होटल, रुको 2-3 दिन बढ़िया से, है ना? हाँ उन लोग को भी ऐसे ही दिन मिलता है ना, है खर्चा करो जम के। लेकिन हाँ, टारगेट कंप्लीट करने पे, या जैसे लॉयल्टी प्रूव करने पे। लॉयल्टी प्रूव कैसे कर रहे हो? तुम किसी कंपनी में कंटिन्यूस 10 ईयर काम कर लिए यार, यू नॉट स्विच, आपने कंपनी स्विच नहीं किया। वरना प्राइवेट कंपनी का कोई कहाँ जल्दी टिकता है? 5 साल बाद स्विच करता है और ग्रोथ ले लेता है। कंपनी ग्रोथ देगी 10-10%, स्विच मारोगे तो 20-25% का ग्रोथ मिल जाता है कि नहीं है? तो सर आपके लिए लॉयल्टी गिफ्ट। चलिए, तो ये सब लोग समझ गए टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय अगर नॉन मॉनेटरी होता है तो। अगर मॉनेटरी होता है तो ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल। पैसा मिलेगा तो सर सबके लिए टैक्सेबल है, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल, उनके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन ऑलरेडी दिया था, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एजुकेशन फैसिलिटी अगर अप टू 1,000 एग्जाम्प्ट है, ग्रेटर देन 1,000 है, देन होल अमाउंट इज टैक्सेबल। 1,800 रुपये पूरा कंपनी ने दिया, पूरा टैक्सेबल होगा 1,800, ये नहीं कि उसमें से 1,000 रुपये माइनस करना। इफ़ एजुकेशन फैसिलिटी इज 1,100, द होल 1,100 इज टैक्सेबल, सही है ना? नॉट 100 बैलेंस, ऐसे समझ ले। ओनली गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज टैक्सेबल। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन अगर ये सब दिया है ना, पूरी तरह से क्या है? एग्जाम्प्ट है। इन ऑल ऑफ द अबव केसेस कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज टैक्सेबल। कंपनी के ऊपर जो लागत आएगी आपके सर्विसेज, आपको जो भी हम सुविधा दे रहे हैं, उसकी लागत मेरी कंपनी के ऊपर जितना पड़ेगा हम आपकी सैलरी में सीधा क्या करेंगे? ऐड करेंगे, वो भी सैलरी का ही पार्ट है। इन एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर तुमसे हमने उस सुविधा के लिए कुछ पैसा वसूल लिया तो उस सुविधा की कॉस्ट में से उसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 40,000 की चीज़ तुम्हें दिया, लेकिन तुमसे 10,000 वसूल भी तो लिए, तो तुम्हारी पर क्यूट की वैल्यू कितनी हुई? 30,000, न कि 40,000। बाकी एग्जाम्पल दिया है यहाँ देखो, बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 है। यूनिफॉर्म अलाउंस तुमको दिया, यूनिफॉर्म याद है ना? यूनिफॉर्म अलाउंस, सर्फ एक्सेल का पैसा कितना दिया? 2,000 रुपये। कितना खर्च कर दिए तुम? 1,500 रुपये। वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो समझ ही गए तुम लोग। नाउ ही क्लेम द फॉलोइंग बिल्स फ्रॉम द कंपनी, उसने ये क्लेम किया, सर्वेंट की सैलरी वो देता है तो 6,000 रुपये कंपनी से क्लेम किया, भाई 6,000 रुपये हर महीना दे रहे हैं, लो पैसा दो, कंपनी दे दी। गैस का बिल 2,000 रुपये आता है, लो दो, दे दिए। टेलीफोन का बिल 3,000 रुपये महीना, दो, कंपनी दे दी। स्कूल की फीस 900 रुपये बच्चे की, सर ये तो एग्जाम्प्ट हो गया। अगर अब 1,200 होता तो 1,200 रुपये पूरा टैक्सेबल होता तुम्हारे लिए। तो अब देखो यहाँ पे दिया बेसिक सैलरी, ध्यान से देखना,
बेसिक सैलरी 20,000, पूरा टैक्सेबल। यूनिफॉर्म अलाउंस 1500 खर्च हो गया तो 500 टैक्सेबल है। सर्वेंट 6,000 पूरा टैक्सेबल है। गैस पूरा 2,000 टैक्सेबल है। टेलीफोन बिल पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो गया। क्यों एग्जाम्प्ट हो गया? टेलीफोन बिल सर ये कंपनी अपने लिए करती है ना, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा पर्सनल बेनिफिट उसमें नहीं है। स्कूल फीस 900 रुपये पूरा एग्जाम्प्ट हो गया क्योंकि 1,000 के अंदर में। सो 28,500 रुपये ये आपकी एक महीने की सैलरी हुई टैक्सेबल। अब इसी को मल्टीप्लाई बाई 12 कर लीजिएगा। मंथली सैलरी टैक्सेबल है, सैलरी बाकी साल का निकाल लिया 3,42,000 रुपये। यूनिफॉर्म अलाउंस सेम है उसी तरह से। ये भी एग्जांपल एक बार स्टडी कर लेना खुद से, आई होप सो क्लियर हो जाएगा। ये किसके लिए बता रहा है? ये कह रहा है कि चेक वेदर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो सर्वेंट का 6,000 रुपये क्या है, वो तो एग्जाम्प्ट हो गया। फ्री गैस एग्जाम्प्ट हो गया, फ्री ये भी एग्जाम्प्ट हो गया, ये भी एग्जाम्प्ट हो गया, है ना। सैलरी फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज यही होगा टोटल, देख लीजिएगा। अगर कंपनी में वो डायरेक्टर होगा तब तो एग्जामेशन गया, तब तो टैक्सेबल हो गया सर। अब अगला जो देखिए यहाँ पे मोटर कार की फैसिलिटी है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसी को बस पढ़ना है आपको ढंग से। यही लास्ट पर क्यूजिट का लास्ट टॉपिक है। अब इसमें है क्या? अगर आपको कंपनी ने कार दिया है, ठीक है ना, कंपनी ने कार दिया है, चाहे सिंघम मूवी देख लो, हम्म, चाहे वो अक्षय कुमार वाला कौन सा मूवी है जी जिसमें वो भी पुलिस ऑफिसर बना है, सूर्यवंशी, है ना, सूर्यवंशी, सब उसमें आ जाते हैं, सिंघम भी आ जाता है उसी में, है ना। तो हाँ, तो अगर सपोज करो उसमें सबके पास कार रहता है, देखो सब कार से आते हैं धर धर धर, अच्छे ऑफिसर रहते हैं। अब सिपाही रहेगा, सिपाही को थोड़ी ना कार मिलता है। कार किसको मिलता है? जिसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली आपको परक्यूजिट मिलता है। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। सबसे पहले देखना है कार कैसी है, छोटी कार है कि बड़ी कार है। तो छोटी कार किसको कहा जाता है? अगर 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी है ना, तो ऐसे में छोटी कार बोलते हैं। 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा, यानी 1.6 लीटर भी है तो छोटी कार बोली जाएगी। 1.6 लीटर से ऊपर जाएगी तो होगी वो लार्ज कार, बड़ी कार। 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? 1.6 लीटर मतलब 1600 सीसी। 1600 सीसी या उससे कम है, छोटी कार हो गई। 1600 सीसी से ज़्यादा हो गई तो बड़ी कार हो गई। हम्म, छोटी कार में आएगी ना 1200 सीसी। अरे मारुति 800, अल्टो 800 होती है 1600। 1600 तक अगर है सीसी उसकी कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की होती है तो क्या माना जाएगा? अदरवाइज कई बार कार के पीछे कभी ध्यान से देखे होगे 2.4 लिखा होता है, ध्यान दिया है? इनोवा के पीछे खासकर 2.4। और कई बार वो क्या नाम है, सेंट्रो के पीछे 1.6 लिखा होता है, 1.2, तो 1200 सीसी की है। 2.4 मतलब 2.4 लीटर है वो, एग्जैक्टली उसको 2400 सीसी बोला जाएगा, तो बड़ी कार हो गई। क्या हो गई? बड़ी कार। अब बात होता है कि जो कार है, कार किस पर्पस के लिए मिला है? कंपनी ने कार दिया है सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, कि सिर्फ पर्सनल यूज़ करना, कि सिर्फ ऑफिस यूज़ करना, कि दोनों पर्पस के लिए काम पे? जैसे होता है ना कई बार पुलिस की गाड़ी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो पुलिस की गाड़ी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब समझ गए ना, वो बोथ पर्पस है, पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं और भाई ऑफिशियल यूज़ भी कर रहे हैं, दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है सर, बोथ पर्पस। सो अब देखो, मोटर कार ओन्ड बाय द और टेकन बाय हायर बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर। क्लियर? अब जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि कार है किसकी, ये भी क्वेश्चन पूछना है, कार है कि, कार का ओनर कौन है, और कार का जो रनिंग एक्सपेंस मतलब क्या, उसका तेल का खर्चा, उसकी सर्विसिंग का खर्चा, उसके ड्राइवर का खर्चा कौन दे रहा है? ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहली कार एम्प्लॉयर की ही कार है और एम्प्लॉयर ही सारा खर्चा उठा रहा है, उसका तेल का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, ड्राइवर, सब खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी उठा रही है।
अब देखो, अगर कंपनी ने कैसे दिया, ओनली फॉर ऑफिस यूज़, सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए वो कार आपको मिली तो है, लेकिन उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही करना है, तो कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ सर? तब तो टैक्सेबल है ही नहीं सर, नॉट टैक्सेबल, तब तो आपके लिए टैक्सेबल है ही नहीं सर, एग्जेम्प्ट है सर, मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। लेकिन कंपनी का सुनो, एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉयर पूरा खर्चा पूरी तरह से पर्सनल यूज़ करो, तब तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। पहले तो कार की कॉस्ट का 10% निकालो, वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। कार मान लो 10 लाख की है, 10 लाख का 10% कितना हो, 1 लाख तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। फिर कार का एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, तेल का खर्चा पूरे साल भर का कितना आया, सपोज साल भर में तेल का खर्चा करीबन 80,000 है, ये भी तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। फिर अगर ड्राइवर की सैलरी भी दी कंपनी ने अपनी तरफ से ड्राइवर दिया, तो उस ड्राइवर को सैलरी कौन दे रहा है, कंपनी, तो उस ड्राइवर की सैलरी भी तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ड्राइवर है, रखवाया गया है। तो महंगा नहीं पड़ जाएगा? पता लगा सैलरी तुम्हारी 8 लाख और 4 लाख तो ये जुड़ रहा है, 12 लाख सैलरी हो गई, दिक्कत नहीं हो जाएगा? अब है क्या, कंपनी से कह दो बस ये कह दे कि बोथ पर्पस के लिए मिला है, किसके लिए, भले पर्सनल हो, लेकिन कह दो कि बोथ पर्पस के लिए दी हो, कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस है। तो ध्यान रहे, 1800 रुपये पर मंथ तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा अगर छोटी कार है, बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। कितना बढ़िया है, क्यों? अगर बोथ पर्पस बोलता है तो तुम्हारी सैलरी में कितना ऐड होने वाला है, छोटी कार है तो 1800 रुपये पर मंथ ऐड करना परक्यूजिट की वैल्यू, और अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपये, इसमें 900 रुपये और ऐड होगा, चौफर की फैसिलिटी अगर दी है तो। चौफर मतलब ड्राइवर, चौफर मतलब क्या होता है, ड्राइवर की फैसिलिटी है तो 900 रुपये ऐड कर लेना दोनों में, 1800 में 900 ऐड करोगे कितना होगा, 2700, इसमें 900 ऐड करोगे कितना होगा, 3300, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सर, अब दूसरा केस समझो, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। कंपनी ने कहा मेरे पास कार है, अगर तुमको यूज़ करना है कर लो, कार ले जाओ, हाँ लेकिन तेल वेल तुम देखना भैया, हम नहीं तेल वेल का देंगे, हम बस कार दे रहे हैं। तो कार कंपनी का है, लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है, तुम। अगर पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है तो नो परक्यूजिट, सर पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है तो काहे का मेरे लिए परक्यूजिट, लेकिन पूरी तरह से पर्सनल यूज़ है तो कंपनी ने बस कार दिया है ना, तो कार का बस 10% ऑप्शन अपनी सैलरी में ऐड कर देना, समझ गए? अरे तो भैया अभी तो कुछ नहीं है, 10 लाख की कार है तो ठीक है, 10% 1 लाख जुड़ रहा है, मान लो दे दी मर्सिडीज 60 लाख की गाड़ी, 60 लाख का 10%, 6 लाख लो सैलरी में ऐड करो अपने, और उस 6 लाख पे टैक्स भी देना पड़ेगा भाई, है कि नहीं है? 6 लाख गवर्नमेंट को नहीं देना है, 6 लाख पे टैक्स देना है, 5%, 20%, वट एवर दैट। अब देखो यहाँ पे, अगर कंपनी ने कह दिया बोथ पर्पज़ के लिए दिया कि ठीक है पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो, तब तो देखो कितना ऐड हो रहा है, 600 और 900 रुपये, बस तो बहुत अच्छा है। बस गवर्नमेंट क्या बोल दे, कंपनी क्या बोल दे कि बोथ पर्पज़ बोल दे, बस मेरी सैलरी में 600 ऐड होना है, बड़ी कार है तो 900 ऐड, इसमें 900 रुपये और ऐड कर सकते हो, किस लिए, अगर ड्राइवर की फैसिलिटी अलग से दिया है तो। सर वैसे तो कंपनी खर्चा नहीं उठा रही, अगर उल्टा कर देते, कंपनी की एम्प्लॉय की कार है और खर्चा कौन कर रहा है, कंपनी। कंपनी ने बोला देखो तुम्हारी कार की फैसिलिटी है, लेकिन हाँ कार हम नहीं देंगे, कार तुम्हारी है तो जो भी उसका तेल का खर्चा है, सर्विसिंग है, ये सब खर्चा हम कंपनी पे कर देगी, ठीक है। तो तुमने दिखा दिया हाँ हाँ सर मेरे पास कार है, खरीद लोगे, है ना, जब इतना फैसिलिटी मिल ही रहा है तो कार नहीं खरीद लोगे, खरीद लोगे कार, ऑफिस यूज़ के लिए पूरी तरह से। सर नथिंग, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, पर्सनल बेनिफिट हुआ कहाँ, लेकिन कार नहीं, पर्सनल यूज़ करना सिर्फ, तो जितना भी खर्चा कंपनी उठा रही है और प्लस ड्राइवर की सैलरी सब तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। लेकिन अगर कह दिया बोथ पर्पस, क्या कह दिया, तब क्या होगा, तब देख लो टोटल खर्चा कितना हुआ है, उसमें से माइनस कर लो 2700 रुपीज़ पर मंथ। हम्म या फिर अगर कंपनी एक्चुअल एक्सपेंस मेंटेन कर रही हो तो उसको बस ये देखना ऑफिशियल यूज़ के लिए कितना खर्चा हुआ है, उसको माइनस कर लो। जैसे मान लो पूरा चला है, कितना खर्चा कितना हुआ उस गाड़ी के ऊपर, 60,000 रुपये, पूरे साल भर में जो खर्चा हुआ 60,000 रुपये, उसमें ऑफिशियल यूज़ पे कितना खर्चा हुआ था, 40,000, हटा दो, तो 20,000 जो खर्चा हुआ वो तुम्हारे पर्सनल रनिंग पे था ना, वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। और अगर कंपनी ने ये बुक्स वुक्स नहीं मेंटेन किया है तो टोटल एक्सपेंस में सिर्फ कितना लेस होगा, 2700 रुपये,
और तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक, एग्जैक्टली ये 1800 होता है, ये 1800 ही माइनस करते, ये 900 रुपये ऐड करके ड्राइवर का फैसिलिटी। और यहाँ पे भी 2400 होता बड़ी कार, लेकिन इसमें 900 रुपये क्या ऐड किया गया है, ड्राइवर का भी वो माइनस हो रहा है। तो ये थी कार की फैसिलिटी, दैट्स इट। यहाँ पे ओवर होता है हमारा स्मॉल कार बड़ी कार क्या होता है, यहाँ देखो समझाया गया। समझ गए? कुछ क्वेश्चन है, विल स्टडी, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़न आएगा, विल डिस्कस इन टू द क्लास। टू व्हीलर के केस में क्या होता है, अगर कंपनी ने टू व्हीलर दिया पूरी तरह से ऑफिशियल यूज़ है, नॉट टैक्सेबल, दोनों ही पर्पज़ के लिए, तो जो भी खर्चा आएगा उसमें 900 रुपये घटा दो बस। आजकल नहीं हो रहा है, डोमिनोज़ वाले है ना, सब दे रहे हैं, डोमिनोज़ वाले कह रहे हैं कि ठीक है अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं आप। तो तेल वेल का खर्चा कौन देता है, कंपनी वाले देंगे। अब तो इलेक्ट्रिक भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सब है शेयर वाला, शेयर वाला कल देख लेंगे हम लोग, नहीं आज नहीं, कल ख़त्म कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। परक्यूजिट एग्जाम फॉर ऑल, ये ऐसी परक्यूजिट है जो किसी को भी मिलेगा, पूरी तरह से एग्जाम्ड है। कुछ तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, कौन सा? सही है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा बाय द एम्प्लॉयर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, कंसेशनल रेट पे दे रहा है, आपके लिए एग्जाम्ड है। प्रिविलेज पास दे रहा कौन, तो जो पास मिलता है उसी पास से लोग लंबा लंबा घूम लेते हैं, तो जितना भी खर्चा है आपके लिए सैलरी में ऐड होगा क्या, नहीं, एग्जाम्ड है। अगला, याद है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदेश में जो रह के सर्विस दे रहे हैं, जैसे इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको याद है, बताया था मैंने, जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी पूरी तरह से एग्जाम्ड। इवन दो परक्यूजिट्स अगर कुछ दिए जा रहे हैं वो भी पूरी तरह से एग्जाम्ड। लीव ट्रेवल कंसेशन भी पढ़ा, टूर पैकेज तुम्हारा कर दिया, पूरा एग्जाम्ड है सर, आपकी सैलरी में नहीं ऐड होगा। ये क्या है, पढ़ो। अगर आपका कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी करा दिया, लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, एग्जाम्ड है। और अगर आरएफए याद है, पढ़ा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन किसको दिया गया है, इन लोग को रहने की जो सुविधा दी गई है, पूरी तरह से, ये क्या है, फूड फैसिलिटी। कंपनी बताए तुमको सुबह ये बुला लेती है, सुनो 7 बजे ड्यूटी है, अरे सर खाना वाना कैसे बनेगा, कैसे हम लंच वंच करेंगे, कोई नहीं, कंपनी में कैंटीन है, कंपनी की कैंटीन है, आप वहीं खा लेना। पॉइंट समझे? बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, या फिर चलो तुमसे चार्ज ही नहीं लेंगे, तुमसे चार्ज नहीं लेना है, बस कैंटीन में खाना बनेगा, आपको वही खाना खा लेना है, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे खाना मिलेगा, आपको घर से लंच लाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 7 ही बजे बुला ले, कहाँ सुबह 7 बजे इंसान खाना बनाएगा, खुद तैयार होके आ जाए वही बहुत है। क्यों? जैसे नहीं सुबह सुबह 8 बजे सायरन बजता है कि नहीं बजता है, कहाँ का होता है वो, लोको, लोको कारखाने का 8 बजे सायरन बजता है, भोपू सुनाई देता होगा। कहाँ रहते हो यार, बहुत सुनाई देता है, वहाँ भी सुनाई देता है क्या? अच्छा, दुष्ट कहीं का। अब देखो यहाँ पे, फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय 50 रुपये, अगर 50 रुपये से अधिक का थाली है, थाली की वैल्यू कितने से ज़्यादा है, 50 रुपये से अधिक कॉस्ट पड़ती है मेरी, तब तो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। सपोज थाली की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, नहीं 100 नहीं, 80 रुपये ले लो, तो 30 रुपये टैक्सेबल है। तुमको कितना दिन खाना खिलाया हम, 300 दिन, 300 × 30, 9,000 रुपये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अगर थाली की वैल्यू कितने से कम है, 50 से कम है, तो एग्जाम, जैसे अपने बंदे जो ओरिएंट वाले गए हैं वहाँ पे, तो उन लोग को मिलता है 65 रुपये में खाना, कितने में मिलता है, 65 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है परक्यूसिट है, कन्वेंस फैसिलिटी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, इन लोग को आने जाने के लिए जो सुविधा दी जाती है पूरी तरह से एग्जाम्ड है। अगला लास्ट पढ़ो,
अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अमाउंट पेड फॉर रिफ्रेशमेंट मैनेजमेंट कोर्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग इज ऑल्सो कवर्ड। पूरी तरह से एग्जाम। जैसे आप कंपनी कभी ज्वाइन करोगे तो आपकी ट्रेनिंग कराएगी, तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, जाओ दिल्ली जाओ ट्रेनिंग करने, 4 दिन की ट्रेनिंग है या जो भी तुम्हारी, या फिर यहीं पे हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो ट्रेनिंग के ऊपर तुम्हारे ऊपर खर्चा होता है, तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर कॉस्ट उठती है कंपनी की। तो अगर तुम्हारी ट्रेनिंग के ऊपर सपोज करो 25,000 रुपये कॉस्ट हुई, तो क्या तुम्हारी सैलरी में ऐड कर देंगे? नहीं, एग्जाम्ट है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका बेनिफिट नहीं है, कंपनी अपने बेनिफिट के लिए करा रही है ट्रेनिंग, उसको काम करवाना है, आपका उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। उसमें पर्सनल बेनिफिट किसका आ जाता है? कंपनी का। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? इसलिए कभी भी कंपनी कोई ट्रेनिंग कराती है, जितना भी आपके ऊपर खर्चा कर रही है, आपको आना जाना खाना पीना रहना सब तो दिया ना पैसा, तो क्या वो सब आपकी सैलरी में ऐड होगी? नहीं, कुछ भी नहीं ऐड होगा, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। पॉइंट समझे? सो ये था हमारा आज का पॉइंट। 2 पॉइंट रह गए, 2-3 हुआ, हम लोग कल स्टडी कर लेंगे। कल मेजर पॉइंट हम लोग का ये रहेगा, प्रोविडेंट फंड, यानी कि चौथे टॉपिक पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।